निम्न में से नासिक व्यंजन कौन सा है? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि इनमें से कौन सा नासिक व्यंजन है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि नासिक व्यंजन कौन सा है। आपका आंसर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए नासिक व्यंजन कौन कौन से होते हैं। देखो, किसी भी व्यंजन का अगर 5वां लेटर देखते हैं तो वो नासिक व्यंजन कहलाता है। जैसे ये वाला ड़ा है, ये वाला या है, और ये वाला ड़ा है, ये ना है, और ये वाला माँ है, ये सब नासिक के व्यंजन कहलाते हैं। तो प्यारे साथी, अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन में पूछा जाए कि इनमें से कौन सा नासिक के व्यंजन है, तो आप इन्हीं में से आप ढूंढ कर तुरंत बता दोगे कि ये वाला नासिक व्यंजन है। तो क्वेश्चन में आपसे जो पूछा गया था उसमें बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ए आय वर्ण क्या कहलाते हैं? ये दोनों वर्ण आपको बताने हैं क्या कहलाते हैं। नासिक के कहलाते हैं, मूर्धन्य कहलाते हैं, ओष्ठ या कंठ तालव्य। तो प्यारे साथी, यहाँ पर अगर ए आय की बात करें, ये वर्ण कंठ और तालव्य दोनों के सहयोग से बोले जाते हैं, इसीलिए इन्हें कंठ तालव्य वर्ण कहलाते हैं। ये कंठ तालव्य कहलाते हैं। यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है? आपको ये बताना है कि दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है। तो यहाँ पर अगर आप ऑप्शन ध्यान से देखते हैं तो पहले में दिया है महर्षि, देवेंद्र, सूर्योदय, दैत्यारी। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। दैत्यारी में दीर्घ संधि है, यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में किसमें विसर्ग संधि है? यहाँ पर आपको देखना है कि कौन सा शब्द है जिसमें विसर्ग संधि छिपी हुई है। तो यहाँ पर अगर आप आंसर देखेंगे तो उज्ज्वल है, निश्चल है, राजेंद्र है, दुर्गम है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि किसमें विसर्ग संधि है। तो निश्चल में विसर्ग संधि है। यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्यारे साथी, आपको इस ऑप्शन को बहुत ध्यानपूर्वक रखना है। और यहाँ पर ये क्वेश्चन कई बार बच्चों को कंफ्यूजन कर देता है कि निम्न में से कौन सा विसर्ग संधि का उदाहरण है। तो यहाँ पर देखेंगे आपका निश्चल विसर्ग संधि का उदाहरण है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है कि स्वागत में प्रयुक्त संधि का नाम है। आपको बताना है कि जो स्वागत शब्द लिखा है इसमें कौन सी संधि है। व्यंजन संधि है, यण संधि है, दीर्घ संधि है, या वृद्धि संधि है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे स्वागत जो शब्द लिखा है इस शब्द में यण संधि है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? बी ऑप्शन राइट होगा। कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, इसीलिए आपको इसको तैयार करते हुए चलना है। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि लंबोदर में कौन सा समास है। तो यहाँ पर आपको पूछा गया है कि लंबोदर में कौन सा समास है। द्वंद्व है, दुगु है, या तत्पुरुष है, या बहुव्रीहि समास है। तो प्यारे साथी, आपको पता है लंबोदर यानी लंबा जिसका उदर, यानी गणेश के लिए कहा गया है, यानी किसी तीसरे व्यक्ति को संकेत करता है। वहां पर कौन सा समास होता है? तो आप कहेंगे बहुव्रीहि समास है। यानी आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है देश प्रेम में कौन सा समास है। यहाँ पर जो शब्द लिखा है देश प्रेम, इसमें आपको बताना है कि कौन सा समास है। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, या बहुव्रीहि समास। तो यहाँ पर अगर आप देश प्रेम, देश को प्रेम करने वाला यानी तत्पुरुष समास है। यहाँ पर कौन सा? तत्पुरुष समास है। तो प्यारे साथी, सातवें का अगर ऑप्शन देखेंगे तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं कहलाते हैं। संस्कृत के ऐसे शब्द हैं जिसको हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं, तद्भव कहते हैं, देशज कहते हैं, या विदेशज कहते हैं। तो यहाँ ऐसे शब्दों को हम तत्सम कहेंगे, यानी ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है कि संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं उन्हें क्या कहलाते हैं? वो तत्सम कहलाते हैं। यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मगही शब्द है। तो ये बताना है ये जो शब्द है तत्सम है, तद्भव है, देशज है, या विदेशी है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मगही जो शब्द है प्यारे साथी तद्भव है। क्या है? तद्भव। इस संस्कृत का ज्यों का त्यों प्रयोग में नहीं लिया गया है, इसमें कुछ परिवर्तन हुआ है, इसीलिए इसे तद्भव कहा गया है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सुमित सो रहा है वाक्य में क्रिया शब्द भेद है। आपको बताना है कि ये जो वाक्य लिखा है सुमित सो रहा है, इसमें आपको बताना है क्रिया का कौन सा भेद है।
अकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया है, प्रणनात्मक क्रिया है या द्विकर्मक क्रिया है। तो देखिए सुमित सो रहा है, इसमें कौन सी क्रिया है? तो आप कह सकते हो सर इसमें कौन सी अकर्मक क्रिया है, यानी आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। सुमित सो रहा है, इस वाक्य में अगर आपसे क्रिया का भेद पूछा है तो कौन सा होगा? ऑप्शन ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो प्यारे साथी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है कि शिव का विशेषण क्या है? आपसे पूछा गया है कि जो शिव शब्द है इसका विशेषण क्या है? तो यहाँ पर अगर आप सही ऑप्शन देखेंगे, शिवेश, शंकर, शैव, शैल। तो यहाँ पर अगर आपको शिव का विशेषण पूछा गया है तो शिव का विशेषण होता है शैव। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बहुत ध्यानपूर्वक इस क्वेश्चन को पढ़िए और फिर इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि शिव का विशेषण क्या है? तो शिव का विशेषण शैव है और शैव किस ऑप्शन में है? तो आप कहोगे सर सी वाला ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दूर की सोचने वाला, यानी आपका ये जो वाक्य है इसमें बताना है एक शब्द में कि दूर की सोचने वाला के लिए एक शब्द है दूर की सोचने वाला, यानी बहुत दूर की सोचता है, ऐसे को क्या कहेंगे? दूरगामी कहेंगे, दूरदर्शी कहेंगे या आप भविष्यवक्ता कहेंगे या सूक्ष्म दृष्टा कहेंगे। तो दूरगामी नहीं कहेंगे, यहाँ पर भविष्यवक्ता भी नहीं कहेंगे, सूक्ष्म दृष्टा भी नहीं कहेंगे, दूरदर्शी कहेंगे। ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे? दूरदर्शी। दूर की सोचने के लिए एक शब्द वो है दूरदर्शी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। जिसके बराबर कोई ना हो, आपका क्वेश्चन है कि जिसके बराबर कोई ना हो, इसके लिए एक शब्द क्या है? तो एक शब्द में ही बताना है कि जिसके बराबर कोई नहीं है। विलक्षण, अनुपम, असाधारण, लोकतीत। तो यहाँ पर अगर जिसके बराबर कोई ना हो तो वो है अनुपम। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन गया? आपका बी ऑप्शन राइट हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं डियर फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है आंखें बिछाना का अर्थ है। यहाँ पर ये मुहावरा है, इस मुहावरे का सही तरीके से अर्थ बताना है। आंखें बिछाना, प्रेम होना, छिड़की देना, झिड़की देना, प्रतीक्षा करना, आदर सत्कार करना। तो यहाँ पर अगर आंखें बिछाना का मतलब होता है किसी का इंतजार करना, यानी किसी का प्रतीक्षा करना। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है कि आकाश से बातें का अर्थ है। यहाँ पर आपको बात करनी है क्वेश्चन की, आकाश से बातें करना का अर्थ बताना है। तो यहाँ पर इसका मतलब है घमंडी होना, बहुत ऊंचा होना, आकाशवाणी होना, अपने आप बोलते रहना। तो यहाँ पर अगर आकाश से बातें करने का अर्थ होता है बहुत ऊंचा होना, यानी आपका आंसर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। अतीत के चलचित्र की रचयिता हैं। आपको पूछा है अतीत के चलचित्र के रचयिता हैं। इसने अतीत के चलचित्र जो का विधा है ये किसने लिखी है, ये आपको बताना है। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा या सुमित्रा नंदन पंत। तो यहाँ पर अतीत के चलचित्र जो लिखी है वो महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया काव्य है, एक लिखी गई विधा है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे कई बार पूछा गया है। चिंतामणि के रचयिता हैं। आपसे पूछा है चिंतामणि किसने लिखी है? तो आप सही ऑप्शन अगर देखेंगे जयशंकर प्रसाद है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामचंद्र शुक्ल या सुमित्रानंदन पंत। तो यहाँ चिंतामणि की बात की जाए तो ये सूर्यकांत शुक्ल द्वारा लिखी गई है, सॉरी रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखी गई है, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चिंतामणि के रचयिता अगर आपसे पूछा गया है तो आप बताएंगे रामचंद्र शुक्ल, यानी आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को कभी भी गलत नहीं करना है, ये कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है तितली के रचयिता हैं। आपको बताना है कि तितली किसके द्वारा लिखी गई है। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामचंद्र शुक्ल या सुमित्रानंदन पंत। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद ने तितली को लिखा है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बाल चित्रण में कौन सा
कवि श्रेष्ठ है? बाल चित्रण यानी बच्चों के चित्रण के बारे में सबसे ज़्यादा किस कवि ने लिखा है या सबसे ज़्यादा श्रेय दिया जाता है, वो कौन है? राम रसखान है, मीराबाई हैं, सूरदास हैं, कबीरदास हैं? तो देखिए यहाँ पर बाल चित्रण का सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ कवि हैं वो हैं सूरदास। इन्होंने कृष्ण के बाल चित्रण का सही तरीके से विवरण किया है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संसद से सड़क तक काव्य संकलन किसका है? ये आपसे पूछा गया है। संसद से सड़क तक जो काव्य संकलन है तो वो किसका है? रघुवीर सहाय, आज्ञे, सुदामा पांडे, धूमिल या श्रीकांत? तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे सुदामा पांडे धूमिल ने संसद से सड़क तक काव्य संकलन किया है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्यारे साथी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो एक बार लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चाहो तो आप अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और दिल से अच्छी लगी है तो एक बार कमेंट में जय हिंद जरूर भेज दीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू। अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक सभी बच्चों तैयारी करते रहिए लगन से और मेहनत से।